क्लास 9th एंड 10th के दौरान मेरी पढ़ाई बाधित हो गई। कुछ इस तरीके से बाधित हो गई कि आप समझ लीजिए कि मेरी पढ़ाई हुई ही नहीं। अंततः मैं मैट्रिकुलेशन में 2nd डिवीजन पास किया और सबसे कमज़ोर परफॉर्मेंस रहा मैथमेटिक्स में। लोगों को मैं देखता हूं कि दो बातें बहुत रिमार्केबल है जो मुझे समझ में आई। एक ये कि यदि आपका 10th खराब हो जाता है तो आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं ये कहते हुए कि कह देगा अरे ये तो पढ़े वाला है, ये नहीं। जी जी होता है कि साइंस पढ़ा तब तो पढ़ने वाला है, आर्ट्स में थोड़े ना कोई पढ़ने वाला होता है। गार्जियन बच्चे को 5-10 किताबें दे देता है पढ़ने के लिए, तो बच्चे के अंदर एक तरह का थॉट प्रोसेस गहराई में उतर जाने की एक प्रक्रिया विकसित हो जाती है। मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय यदि पढ़ने की संस्कृति को सुनिश्चित कर ले जी तो प्राइवेट विद्यालय उसके सामने में नहीं टिक पाएगा। जिला में ही कलेक्टर हो गए हैं मिथिलेश मिश्रा। जी वो पहले प्राइमरी स्कूल का डायरेक्टर हुआ करता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में और मिड डे मील। मैं नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा था। अच्छा। मुझे मेरा सर्वोत्तम कहाँ है उसकी खोज करनी थी। रोटी रोजी की सोच ही आपको मध्यवर्ती बना देती है। सर साहब हैं जहानाबाद की तरफ के, वो अपने बेटा और अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर के बेटा को लेकर आए तैयारी कराने के लिए। तो जमींदार साहब को भी नमस्कार करना चाहिए, वो कितने सज्जन आदमी हैं। जी जी और संयोग कुछ ऐसा बैठा कि उनका बेटा यूपीएससी पास नहीं कर सका और उनके हलवाहे का बेटा यूपीएससी पास कर गया। अच्छा। आज आपके पटना शहर में वो रेलवे डिपार्टमेंट में आईआरटीएस के पोस्ट पर है। अच्छा। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के पोस्ट पर। आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, वो शख्स कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो शख्स के बारे में जितने भी शब्द आज हम आपसे चर्चा में रखेंगे, वो कहीं ना कहीं शब्द छोटा हो जाएगा। वो यूं, क्योंकि जब एक इंसान संघर्ष करता है अपने जीवन में और वो जब सफलता का वो मुकुट पहनता है, तब उसके पास हर चीजें छोटी पड़ जाती है। दूसरा कि जब वो व्यक्ति गुरु तत्व को धारण करता है, वहां दुनिया की हर चीज छोटी पड़ जाती है। ये है गुरु का, और इसीलिए मैं उनसे आज परिचय आपको करवाने जा रहा हूं। और ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, उन तमाम विद्यार्थी के माता पिताओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज एक एक मिनट और एक एक सेकेंड जो होगा इस वीडियो का, वो आपके जीवन को शायद बदल देगा। ऐसा ही कुछ आज हम चर्चा में शामिल करने जा रहे हैं। ये पूरी चर्चा शिक्षा पे होगी और हमारे साथ जो वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत ही नीचे से उठा करके देखा और उस ऊंचाइयों को भी देखा और जीवन के उस संघर्ष को भी देखा। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, हमारे साथ हैं रजनीश राज सर। मूलतः निवासी ये नौरंगा गांव है जो बरहिया के पास है और पचमहला ये सब पास में ही है, जो पटना जिले में पड़ता है। ये मोकामा प्रखंड के अंतर्गत ये नौरंगा गांव, लेकिन जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं बरहिया नजदीक है, इसीलिए लखीसराय से ज्यादा जुड़ाव रहा है। और आज हम रजनीश सर के बारे में तमाम वो बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे इनके जीवन के बारे में, और इन्होंने जो आईएएस ना बन के आईएएस और आईपीएस बनाने का काम किया है, उस जर्नी के बारे में बात करेंगे। स्वागत करते हैं हम आज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे कि आप मूलतः पढ़े हैं बेगूसराय में, आपका मैट्रिक हुआ और इंटर भी आपका हुआ, उसके बाद आपने आगे, तो जहाँ तक युवाओं को आज देख रहे हैं बच्चों को कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों की दौड़ में भाग रहे हैं अंग्रेजी माध्यम के बारे में, इस पर आपका क्या विचार होगा? हम क्लास 7 तक गांव में पढ़े हैं। नौरंगा गांव में जो स्कूल है नौरंगा जलालपुर का, उसी में पढ़े हैं। और क्लास 7 के बाद बेगूसराय चले गए थे, चूँकि पिताजी वहाँ नौकरी करते थे, तो बेगूसराय में बीपी हाई स्कूल है, वहीं पढ़े। और क्लास 9th एंड 10th के दौरान मेरी पढ़ाई बाधित हो गई। कुछ इस तरीके से बाधित हो गई कि आप समझ लीजिए कि मेरी पढ़ाई हुई ही नहीं, क्योंकि मेरे पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और प्लास्टर रहा, मैं बेड रिडन रहा। और इस वजह से 8th तक मेरा अच्छा चल रहा था एकेडमिक कैरियर, लेकिन अंततः मैं मैट्रिकुलेशन में 2nd डिवीजन पास किया
और सबसे कमज़ोर परफॉर्मेंस रहा मैथमेटिक्स में। उसके बाद फिर जब मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए गया, साइंस में एडमिशन तो हो गया, लेकिन 1 महीने के बाद मुझे समझ में बात आ गई कि चूंकि मेरा 9th और 10th खराब हो गया है तो साइंस संभालना मुश्किल था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि 2 बातें बहुत रिमार्केबल है जो मुझे समझ में आई। एक ये कि यदि आपका 10th खराब हो जाता है तो आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं ये कहते हुए कि कह देगा अरे ये तो पढ़े वाला है, ये नहीं। जी जी। हाँ, तब पढ़ने वाला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो 10th खराब हो गया था जी। उसके बाद फिर आदमी को लगता है कि साइंस पढ़ा तब तो पढ़ने वाला है, आर्ट्स में थोड़े ना कोई पढ़ने वाला होता है। जी। हम अपने मन से साइंस छोड़े थे। मेरे गार्जियन का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। उनका कहना था कि तुम्हारा चॉइस ही तुम्हारा रास्ता तय करेगा। मेरे पिताजी हमेशा यही कहते रहे कि तुमको जो ठीक लगे अपने लिए वो करो, बस उसी को अच्छा से करो। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं आर्ट्स ले लूँगा और उसके बाद मेरे पढ़ने में गति आई, क्योंकि जब मैं बेड पे भी लेटा हुआ था तो मुझे लिटरेचर वगैरह पसंद आता था, मैं लिटरेचर पढ़ता रहता था। यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा कि मेरे पिताजी ने इस मामले में बहुत अहम भूमिका निभाया कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये बेड पर है तो ये स्कूल की पढ़ाई तो नहीं कर पा रहा है, तो मेरी पसंद की किताबें ला कर देते थे वो। और पसंद की किताबें पढ़ते हुए आदमी की एक समझ विकसित हो जाती है जी। ये गार्जियन करें तो बहुत अच्छा है। वो हो सकता है कि जानकार नहीं हो, मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, ऑफिसर थे, उनको खुद की जानकारी थी। आपको जानकारी नहीं है तो किसी दूसरे से पूछ लीजिए कि बच्चे को हम कौन सी किताब दें ताकि उसकी पढ़ने में रुचि बने, सोच समझ विकसित हो सके। जी। यदि गार्जियन बच्चे को 5-10 किताबें दे देता है पढ़ने के लिए तो बच्चे के अंदर एक तरह का थॉट प्रोसेस, गहराई में उतर जाने की एक प्रक्रिया विकसित हो जाती है। तो उसने मेरे फिर आर्ट्स की पढ़ाई में बहुत अहम योगदान किया। अब आपने पूछा सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय के बारे में, तो मैं कहूँ कि मैं तो सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं तो प्राइवेट स्कूल में कभी गया ही नहीं। जी। और मुझे ये बात समझ में आती है कि प्राइवेट स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जहाँ तक एकेडमिक्स की बात है तो बहुत गिने चुने प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनका एकेडमिक पार्ट बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज एकेडमिकली तो मैंने अपने सरकारी विद्यालयों को ज़्यादा अच्छा देखा है। सरकार की ओर से नियुक्त किए गए जो शिक्षक थे, मेरे गांव के जो शिक्षक थे, मुझे आज भी याद है उन सब का नाम। मेरे हाई स्कूल के जो शिक्षक थे उनकी विद्वता बहुत आदरणीय है। और मैं देख रहा हूं कि मैं तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े इतिहासकारों से पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरे हाई स्कूल के इतिहास के टीचर मुझे आज भी याद है। तो मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय यदि पढ़ने की संस्कृति को सुनिश्चित कर ले तो प्राइवेट विद्यालय उसके सामने में नहीं टिक पाएगा। प्राइवेट विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रतिबद्धता थी वो खो गई है और समाज अपने ही समाज के विद्यालयों की पढ़ाई को सुनिश्चित करने में योगदान नहीं दे रहा है। सोसाइटी निष्क्रिय हो गया है। और ये समझिए कि जो आपका जो सरकारी विद्यालय है वो सार्वजनिक सेक्टर का स्कूल है ना जी। वो किसी प्राइवेट का तो है नहीं कि जिसका वो स्कूल है जो मालिक है वो अपना तन मन धन लगाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सार्वजनिक है तो सरकारी है, सरकारी है तो समाज का है, समाज का है। और समाज यदि निष्क्रिय हो जाएगा तो सरकारें और सरकारों की संस्थाएं निष्क्रिय हो ही जाएंगी। सोसाइटी को ओन करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। आप अपनी भूमिका निभा के देखिए, सरकारी विद्यालयों में रिवाइव होने की जितनी क्षमता है वो तो उसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूल टिक ही नहीं सकता। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं दुनिया भर के स्कूलों का मॉडल देखता हूं। वेस्टर्न कंट्रीज में तो प्राइवेट स्कूल बहुत कम है। वेस्टर्न कंट्रीज में सरकारी विद्यालय ही ज्यादा कामयाब है। अभी मैं दिल्ली में देख रहा हूं कि कई सारे सरकारी विद्यालय इतना कामयाब है कि उसके सामने प्राइवेट विद्यालय टिक नहीं पा रहे। मैं बिहार में भी कुछ एक गांव का उदाहरण दे सकता हूं जहां पर कि इतना अच्छा सरकारी विद्यालय चलाया जा रहा है कि उसके मुकाबले जिला भर का कोई प्राइवेट स्कूल टिक नहीं पा रहा है। अब मोहनपुर में जाकर देख लीजिए, मोहनपुर वगैरह का विद्यालय जो आदर्श विद्यालय है। अभी हमारे स्टूडेंट था, अभी तो आपके जिला में ही कलेक्टर हो गए हैं मिथिलेश मिश्रा, वो पहले प्राइमरी स्कूल का डायरेक्टर हुआ करता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में और मिड डे मील का।
तो उस आदमी से भी बात होती रहती थी, तो यही बात होती थी कि सरकारी विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में डेवलप आखिर कैसे किया जाए। कैसे? इसकी संभावना है। है। हाँ, लेकिन समाज को इसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा। समाज में जो गणमान्य लोग हैं उनको विशेष रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो इलाके से पढ़े लिखे लोग, नौकरीशुदा लोग हैं, कहीं अपने गांव से बाहर चले गए हैं, उन लोगों को भी गांव के लिए सक्रिय होकर सोचना पड़ेगा। यदि अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता वो लगाएंगे और गांव के लोग उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तो गांव के विद्यालयों को रिवाइव किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूलों के खर्चे से भी बच जाएंगे और सरकारी विद्यालयों की जो गुणवत्ता है उसका भी लाभ उठा पाएंगे। ये उनके बच्चों के मुकद्दर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। वक्त आया जब एमए करने के बाद आपने लॉ किया, लॉ के बाद आपने मास कम्युनिकेशन किया, तो कहते हैं कि जहां समाज में एक धारणा है कि अगर इंजीनियरिंग करते हो तो इंजीनियरिंग करो, अगर लॉ करते हो तो वकालत करो, अगर मास कम्युनिकेशन कर रहे हो तो पत्रकार बनो। लेकिन आपने इतना वेरिएशन किया, ये एक महत्वपूर्ण अपने आप में है। और दूसरा ये कि वो जो आपका दौर चल रहा था, जब आप आईएएस का तैयारी भी कर रहे थे, वहाँ जो एक संघर्ष का क्षण था, जो आम अभी विद्यार्थी जीवन में सभी विद्यार्थी हैं उनके लिए आप वो क्या कहेंगे जब वो संघर्ष कर रहे होते हैं और वहाँ जो कठिनाइयाँ आती है और वहाँ जो मॉरल डाउन होता है उनका, उसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? मैं यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर चला गया एमए में। तो बीए तो बिहार में जीडी कॉलेज से हुआ, उसके बाद एमए में दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया। उसके बाद में फिर मैंने लॉ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, और फिर जामिया मिलिया से क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया, और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया से जो है वो मास कम्युनिकेशन से वो प्रेस वाला कोर्स किया। असल कहानी यह है कि मैं नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा था। अच्छा। मुझे मेरा सर्वोत्तम कहाँ है उसकी खोज करनी थी, और मैंने अपने आप को हर क्षेत्र में मौका दिया और एंट्रेंस देता गया, सिलेक्शन होता गया तो कोर्स करता गया। ज्ञान तो बढ़ ही रहा था जी बिल्कुल, हुनर तो बढ़ ही रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब मैं एक टीचर के तौर पर पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे हर चीज़ उपयोगी लगता है। इसमें जो मूल कैच है वो ये है कि आदमी अपने स्किल को, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने पर यदि ध्यान दे तो वो शीर्ष तक जा सकता है। आदमी सोच रहा होता है कि बस किसी तरीके से एक नौकरी लग जाए। जी जी, एक मध्यम परिवार का बस यही बस बस किसी तरीके से एक नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए और पैसा कमाए और बात खत्म। जी। तो रोटी रोजी की सोच ही आपको मध्यवर्ती बना देती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अमीर घर का व्यक्ति था। जी बिल्कुल। और मैं एक सामान्य बात कहूँ कि मेरे अलावे मैंने मुखर्जी नगर में जब यूपीएससी की तैयारी मैं खुद कर रहा था तो मैंने देखा है कि इतना डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोग आते हैं। कुछ बहुत अमीर घर के लोग होते हैं, कुछ मध्यवर्ती होते हैं, कुछ तो इतने गरीब होते हैं कि उनके माता पिता किसी दूसरे के खेत में जाके हल चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। मैं कुछ अपने विद्यार्थियों का उदाहरण आपको देके समझाऊंगा कि उस जगह पर मैंने ये देखा है कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसके पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी माँ दूसरे के खेतों में काम करके मजदूर की भूमिका निभाते हुए कुछ पैसे कमाती थी और बच्चे को उन्होंने किसी तरीके से पढ़ाया। फिर बच्चा 10th पास कर गया। 10th पास करने के बाद उसको लगा कि मेरे घर की स्थिति है नहीं पढ़ने वाली, तो वो अपने घर के काम में लग गया और वो ट्रक का खलासी हो गया। अच्छा। और 2 साल तक खलासी का काम किया। अच्छा। उसके बाद उसके गांव के किसी सज्जन ने उसका एडमिशन करा दिया था इंटरमीडिएट में, तो वो इंटरमीडिएट पास कर गया। इंटरमीडिएट पास करने के बाद फिर वो दिल्ली चला गया, टेम्पू चला रहा था। अच्छा। टेम्पू चलाते हुए एक दिन मुखर्जी नगर पहुंच गया और उसको उस दिन मुखर्जी नगर में कुछ टीचर्स का बोर्ड वगैरह दिख गया, उनमें से एक मेरा बोर्ड था, मेरे पास पहुंच गया। अच्छा। और मेरे पास पहुंचने के बाद उसने अपने कोई व्यथा नहीं बताया कि कहाँ वो कमजोर है, क्या उसकी गरीबी है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं बताया। वो किसी तरीके से बस जुटा के आया, फी दे के पढ़ाई किया। बहुत लोग तो आते हैं कहते हैं कि फी की समस्या है, वो अपनी समस्या बताते हैं, हमसे भी जो बन पड़ता है करते हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया।
और वो फी देकर पढ़ाई किया। अब मुझे बहुत बाद में पता चला कि उसकी क्या स्थिति है, और अब देखिए इस बार पास कर गया। अच्छा। पास कर गया, बीपीएससी पास कर गया वो। आपको एक दूसरी कहानी बताता हूं कि एक जमींदार साहब हैं जहानाबाद की तरफ के, वो अपने बेटा और अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर के बेटा को लेकर आए तैयारी कराने के लिए। तो जमींदार साहब को भी नमस्कार करना चाहिए, वो कितने सज्जन आदमी हैं। जी जी। और संयोग कुछ ऐसा बैठा कि उनका बेटा यूपीएससी पास नहीं कर सका और उनके हलवाहे का बेटा यूपीएससी पास कर गया। अच्छा। आज आपके पटना शहर में वो रेलवे डिपार्टमेंट में आईआरटीएस के पोस्ट पर है। अच्छा। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के पोस्ट पर है। अच्छा। तो मुखर्जी नगर में ऐसी संभावनाएं आपको दिखेगी कि आप चाहे जितनी भी आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि में हो, यदि आपके बच्चे में दम है जी। तो वो जगह आपको निखरने का मौका देता है। बहुत तरह की संभावनाएं बनती है भाई। कोई ट्यूशन पढ़ा के पढ़ लेता है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करके पढ़ लेता है, यहाँ तक कि कोचिंग में ही जाके कहता है कि सर हमको एक मौका दे दीजिए, आपके यहाँ हम 20-30 हज़ार रुपया की कुछ नौकरी कर लेंगे, 6-8 महीने तक की कमाई हो गई, और इसी बीच में एक पीटी का एक मेंस का एग्जाम निकल गया और 15-20 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपये वो काम भी कर रहा है। 4-6 घंटा लगा दिया और वो 4-6 घंटे के आधार पर अपने रहने का खर्चा निकाल लेता है। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं और जो इस प्रोसेस से गुजर के फिर फाइनल पास कर जाते हैं। आपका वो दौर क्या रहा जब आप तैयारी कर रहे थे? अब मेरे साथ में मैं ये बताऊं कि जब मैं खुद एग्जाम दे रहा था तो एग्जाम देने के दौरान तो 3 स्टेजेस होते हैं। फाइनल स्टेज तो नहीं हुआ। फाइनल स्टेज नहीं होने के कई सारे अपने कारण थे। कुछ तो नेचुरल क्लैमिटी का कारण है, उसकी ओर मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी अनफॉर्चुनेट घटना आपके साथ घटी हो तो उस अनफॉर्चुनेट घटना को शेयर करने से कोई अच्छा मैसेज जाता नहीं जी। तो मैं उसको शेयर ही नहीं करता। मैं बस इतनी बात समझता हूँ कि फाइनली कुछ तो अपनी भी कमी थी, और जो अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेता है उसको अपनी कमी को सुधारने का फिर एक मौका मिल जाता है, मौका मिलता है। तो मुझे मेरी कमियों का जो अंदाजा लगा उनको मैंने सूचित कर लिया अपने आप को। उसकी सूची तैयार करके फिर मैंने सोचा कि अब मैं उन कमियों से बच्चों को कैसे मुक्त करूंगा। अभी भी मेरे सामने बच्चे आते हैं और वो अपनी कमियां बताते हैं, और अपनी कमियां बताते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब वो अपना दुर्भाग्य बताते हैं तो मुझे दुख होता है। दुर्भाग्य आपके लिए दोषी नहीं है जी। आपका खुद का कर्म ही आपका जीवन तय करेगा। आपने क्या हासिल किया वो सिर्फ और सिर्फ 3 बात पे निर्भर करता है। नंबर 1, आपने अपने लिए सोचा क्या। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं लेकिन आप बहुत ही सिक्योर होकर चलना चाहते हैं जी। तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं यदि सिक्योर होकर चलना चाहता तो मैं भी किसी स्कूल में टीचर हो जाता, किसी कॉलेज में टीचर हो जाता, और मैं खूब पैसा कमा रहा होता, बस मध्यवर्ती जीवन जी रहा होता। जी जी। लेकिन मुझे अपना बेस्ट खोजना था और आजाद होकर खोजना था। मुझे इंस्टीट्यूशंस में बंध कर काम करने में दिक्कत थी, मैंने अपना इंस्टीट्यूशन बना लिया। जी। मैं आज के डेट में कह सकता हूं कि लाखों विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है। अब हजारों विद्यार्थी मेरे यहाँ से पढ़ के यूपीएससी और पीसीएस पास किए हैं। तो मैंने अपने आप को मौका दिया। मैं यही कहूंगा लोगों से कि आप अपने आप को मौका दीजिए, सिक्योर होने की सोच मत रखिए। दूसरी बात है कि एक बार यदि आपने कुछ ऊंचा मकाम सोच लिया तो उसके लिए फिर अपने आप को लगा दीजिए। वो जो प्रतिबद्धता होती है, वो जो अनुशासन होता है, वो जो सेक्रीफाइस होता है, वो जो लगन होता है, वो जरूरी है। वो कहीं भी किसी भी फील्ड में करना। किसी भी फील्ड में आप यदि घास भी काटना चाहते हो तो स्टेपी के मैदान का काटो ना। आप यदि शिक्षक बनना चाहते हो तो, और प्राइमरी का भी शिक्षक बनना चाहते हो तो हिंदुस्तान का सबसे आदरणीय प्राइमरी शिक्षक बनकर दिखाओ, आपका नाम होगा उसके लिए। जी। आप यदि किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किसान बनना चाहते हैं, किसान केसरी बनो। जी। आप यदि स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, देखो तो उसका शीर्ष कहां जाता है। किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्तम तक पहुंचने के लिए जरूरत है कि अपने आप को उस काम के लिए झोंक दीजिए। लगन चाहिए कि लगे रहना है। जी। नहीं हुआ इस बार कोई बात नहीं, लगे हुए हैं। जी। साधुओं की सोच चाहिए। जी।
रोज बरोज अपने जीवन का यदि गुना गणित करने लगोगे तो खाता बही से जिंदगी नहीं चलती, तो कम से कम बड़ी उपलब्धियां तो नहीं मिलती। तीसरी बात जो बहुत जरूरी होती है वो ये कि आपको अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाना है, तो सकारात्मक ऊर्जा वाले और मार्गदर्शन करने में सक्षम लोगों की पहचान करिए और उनकी खोज करके उनके बताए रास्ते पर चलते रहिए। आपकी जिम्मेदारी है, मौका मिल जाएगा, लोग मौजूद हैं, आपको खोजना पड़ेगा कि आप किसको गुरु बनाना चाहते हैं। हंता आईएएस कोचिंग आपका जो है उसकी जर्नी 2006 में आपने शुरू की। 6 में, सॉरी, ठीक है। हंता आईएएस कोचिंग की जर्नी 2002 में आपने शुरू की, जहां से एक जर्नी आज 22 साल पूरा हो चुका है और 23वें साल में हम लोग हैं। बहुत कुछ आपने देखा होगा, शुरुआत का वो संघर्ष का दौर और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना, और आज कह सकते हैं कि भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में सर के द्वारा पढ़ाए हुए वो बच्चे होंगे जो अलग अलग अधिकारी के रूप में, अलग अलग कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहे होंगे अलग अलग राज्यों में और भारत के अन्य प्रदेशों में भी। उसके बारे में सर पूरी जर्नी सिहंता आईएएस कोचिंग के बारे में थोड़ा सा साझा करें लोगों के साथ। सिहंता आईएएस एकेडमी हम लोगों ने शुरू किया था 2 अक्टूबर के दिन। गांधी जी में मेरी बड़ी आस्था है। 2 अक्टूबर के दिन 2002 के साल में। सिहंता मेरी माता जी हैं, उन्हीं के नाम पर शुरू किया है। जब मैंने शुरुआत करने का निर्णय लिया था तो उस समय मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं पीसीएस की नौकरी नहीं करना चाहता था। मेरे पास पीसीएस के मेंस का पूरा मौका था, पीसीएस के पीटी हो गया था। मैंने कहा कि मुझे चांद तक जाना है, छत पे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मेरे पिताजी ने कहा ठीक है छोड़ दो। मैं लॉ ग्रेजुएट था, मैं प्रैक्टिस कर सकता था, मेरा मन उधर नहीं रमा, मतलब उधर जाने का मन हुआ नहीं। ठीक है छोड़ दो। मास मीडिया का कोर्स किया हुआ था तो मैं पत्रकार तो बन ही सकता था, लेकिन मेरा मन था कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब शिक्षक बनने का भाव मन में था और शिक्षक बनने के साथ संस्थान खोलने का भाव था। तो मैंने कहा कि मैं तो कोचिंग खोलना चाहता हूँ और जो पढ़ाई मैंने किया है पिछले वर्षों में उस पढ़ाई को मैं और आगे फैलाना चाहता हूँ। और चूंकि मैं एकेडमिक्स में स्ट्रांग था तो मुझे लगा, और क्रिएटिव राइटिंग का स्किल था मेरे अंदर और अपने पढ़ने की पृष्ठभूमि में वर्सटिलिटी थी, तो मुझे लगा कि मैं बतौर शिक्षक और बतौर इंस्टीट्यूशन बिल्डर बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। उसमें चुनौती ये थी कि उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेरे पिताजी बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे। मैंने पहले ही मन में समझ लिया था कि मुझे पिताजी को अब मुक्त कर देना होगा। पिताजी कहते रहे कि तुम जब शुरू करना चाहते हो तो जो जरूरत है हम पूरी करेंगे कोई न कोई तरीके से। मैंने कहा कि आपको जो देना था वो दे दिए, अब सिर्फ आशीर्वाद और मार्गदर्शन दीजिए। पैसा देने वाला काम खत्म हुआ, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, और जब मैं विद्यार्थी नहीं हूँ तो मैं सड़क पे उतरूंगा और अपने को आजमाऊंगा। मुझे पिताजी से पैसा मिल सकता था और मैंने लेने से मना कर दिया। मैंने कह दिया कि अब जो महीने का पैसा देते थे वो भी देना बंद करिए, क्योंकि सड़क पर यदि उतर रहा हूँ तो खुद को तो आजमाना पड़ेगा ना। वो जो चांदी का चम्मच है उससे जीवन का वो मुकाम हासिल नहीं होता, लड़ना पड़ेगा आपको, लड़िए। लंबा संघर्ष था। मतलब ये बात है क्या कि हर दिन किसी से 5,000 10,000 रुपये लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यदि मैंने 10,000 रुपये आपसे लिया है तो यदि मेरे पास आ जाएगा, रात में यदि 9 बजे आएगा तो मैं आपको 10 बजे जाकर दे आऊंगा। ये कमिटमेंट है। हाँ, ये तो पक्का था। यहाँ तक कि किससे लोगे आप, दोस्तों से तो लोगे। वो तो मतलब गाली देते थे, पागल हो गए हो, रात में 10 बजे देने आए हो, चुरा के भाग थोड़े जाते तुम। कल दे देते, परसों दे देते, क्या जा रहा था। तो नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, अभी मेरे पास पैसे की कमी है, दूसरा काम निकल आएगा तो तुम अपना ले लो। तुमसे जो कमिटमेंट था तुम्हारा पूरा किया। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी दे रहा था और दोस्तों के बीच में मेरा सम्मान बढ़ा रहा था। और इसका नतीजा ये निकला कि मेरे दोस्त जिनके पास पैसे थे वो पैसे के साथ मेरा
हमेशा स्वागत करते थे कि आज हमारे पास भी आए ना, हमको खुशी हुई, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि ये देगा जरूर जी। और इस तरीके से मेरा काम होता चला गया। 2 साल तक ऐसे ही संघर्ष रहा। मेरे पिताजी के बहुत परम मित्र थे, अब तो मतलब स्वर्गीय हो गए, श्री गिरीश बाबू, उनका बेटा मेरे साथ रहता था। तो रहने का जो किराया था वो सब के बारे में भी हम कह के रखे थे कि ठीक है, किराया वगैरह तुम दे देना, मेरा पैसा जब आएगा, फी किसी का एडमिशन हो जाएगा तो आएगा तो हम तुमको दे देंगे। बोला हाँ भैया करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। खाने रहने तक के खर्चे मैं नियमित समय पर नहीं देता था, जब हो गया तो दे दिया। वो लड़का एक दिन हमसे पूछा कि भैया आपको मैं देखता हूँ कि सुबह उठते हैं, वहां से लेकर रात में 12-1 बजे तक आप काम करते रहते हैं और आपके पास पैसा है नहीं, तो आपको चिंता नहीं होती? हमने कहा कि जिस दिन मैंने अपना कोचिंग खोला था उस दिन मैंने कैलकुलेट कर लिया था कि संघर्ष आएगा, और संघर्ष जब आ रहा है तो मुझे लग रहा है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। मैं ये कल्पना किया ही नहीं था कि पहले ही दिन से कोई बेड ऑफ रोजेज मुझे मिल जाएगा। मैंने 2 साल 3 साल के संघर्ष की कल्पना कर लिया था, और उसी रास्ते पर जब चल रहा हूं, संघर्ष आ रहा है तो संघर्ष को देखकर मुझे लग रहा है मैं रास्ता सही पकड़ा हूं। तो बच्चों को मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संघर्ष ही सृजन का आधार होता है, और पीड़ा से ज्यादा सृजनकारी कोई शक्ति नहीं। यदि आप अपनी पीड़ा के समय सकारात्मक रहेंगे तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक सेहंता आईएएस एकेडमी में कितने बच्चे सफल हो चुके होंगे, और कुछ ऐसे बता सकते हैं अगर आपकी किन किन राज्यों में भी आपके चुनिंदा खास करके आईएएस और आईपीएस अभी होंगे अलग अलग राज्यों में, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें युवाओं को। सिलेक्शन की बात यदि कहेंगे तो मेरे यहाँ से पढ़ने वाला मेरा पहला विद्यार्थी हमारे ही पंचायत का पचमहला का कौशलेंद्र कुमार है, और वही पहला सिलेक्शन भी पाया। वो कर्नाटक कैडर में आईपीएस है, आज के डेट में वो आईजी रैंक में है और आईबी में है। तो बड़ा अच्छा सुखद संयोग है कि गांव का ही है, भाई है, और पहला स्टूडेंट भी हुआ। और वो पहला स्टूडेंट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के हुआ कि हम उसके बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा। हाँ, उसको मेरे अंदर विश्वास था, और विश्वास के साथ साथ मेरे से बहुत अपनापन था, और वही अपनापन इस बात को सुनिश्चित किया कि मेरे क्लास में 2-4 बच्चे आए, वही अपने दोस्तों को भी लेकर आए, और उसका सिलेक्शन अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। हमने एक बात सुनिश्चित कर लिया था कि मैं स्टूडेंट को मन से पढ़ाऊंगा, उनकी जितनी एकेडमिक जरूरत है उसकी पूर्ति करने के लिए मैक्सिमम प्रयास करूंगा, और उनके सिलेक्शन के रास्ते ही मेरा नाम फैलेगा। और ये प्रक्रिया 2005 में शुरू हो गई, और उसके बाद तो ये आगे बढ़ता चला गया। मतलब मोटे तौर पर आज के डेट में यदि आप यूपीएससी और पीसीएस मिलाकर देखेंगे तो 2000 से तो ऊपर ही लोग होंगे जो अलग अलग राज्यों में। हाँ, अलग अलग राज्यों में या तो यूपीएससी के रास्ते या तो पीसीएस के रास्ते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो चाहे अंडमान हो, अभी भी मेरे क्लास के कुछ बच्चों का ट्रांसफर हुआ तो अंडमान चले गए, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो। मैं अभी पिछले दिनों मुंबई गया हुआ था, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बुलाया था, कुछ फंक्शन था उसमें, और उस फंक्शन के बाद में ये मुझे बताया गया कि एक जगह गेट टुगेदर रखा है, और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि मेरे क्लास के पढ़ाए हुए 70-75 के आसपास लोग मुझे नजर आए, और जो सिविल सर्वेंट थे वहाँ पर अलग अलग सर्विसेज में हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई रेवेन्यू सर्विस में है, कोई रेलवे सर्विस में है। तो आपको देखकर बड़ा ही सुकून मिलता है कि आप जो बीज बोए हैं वो भारत में वृक्ष बन के फल फूल रहा है। मेरे लिए तो बस इतना ही सुकून है जी। मैं उनके जीवन में फिर बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता हूँ जी। हालांकि वो मेरे से अभी तक कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कनेक्टेड रहते हैं। वैसे ही आप देखेंगे कि अभी आप तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के हैं ना जी। तो आपके लखीसराय के कलेक्टर साहब जो मिथिलेश मिश्रा हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। बल्कि मिथिलेश के साथ भी बहुत ही रोचक कहानी हुई है कि
वो स्कूल में टीचर पहले हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, और जब टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए तैयारी कर रहे थे तो दिक्कत होती थी, और तब उसने डिसाइड किया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अच्छा। अब यहीं से देखिए कैसे कोई मिडिल क्लास ऊपर उठता है, अपने पराक्रम से उठता है। जी जी। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि वो किस तरीके से एग्जाम दिया, फिर पीटी हुआ, फिर मेंस हुआ, पहले अटेम्प्ट में आईपीएस, तीसरे अटेम्प्ट में जाकर नौकरी छोड़ने के बाद पहले अटेम्प्ट में आईपीएस हो गया, बिहार का ऑर्डर मिला। उसके बाद फिर आईएएस का एग्जाम भी निकल गया, फिर भी बिहार का ऑर्डर मिला। बिहार का ऑर्डर क्यों मिला? यूपी के बाद, चूंकि यूपी का रहने वाला है तो उसके बाद का पहला कैडर बिहार ही चुना था, क्योंकि बिहार में काम करने का मौका है। जी बिल्कुल। आप कौशलेंद्र को देखेंगे, इसने भी कितना लंबा संघर्ष किया है। इसके घर की जो पृष्ठभूमि थी, उस पृष्ठभूमि के अंदर टूट जाने के तमाम कारण थे, लेकिन परिस्थिति की छाती पे पांव रख के खड़ा हो गया। जब अंतिम अटेम्प्ट था तो उसके बाद उसने पूछा कि और क्या करे भैया? बोला क्या करोगे तुम? इंटरव्यू तैयारी करो, मेंस दे दिया था, बोले इंटरव्यू तैयारी करो। बोले इन केस नहीं हुआ तो, बीच में आ रहा था पीसीएस का मेंस, पीटी हो गया था उसका, तो छोड़ दो पीसीएस का मेंस। बोला हाथ में कुछ नहीं है। बोला सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में, इंटरव्यू में यदि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो। और उसने बात मान लिया, पीसीएस का मेंस छोड़ दिया, इंटरव्यू तैयारी करने लगा। और देखिए उसी साल सिलेक्शन हो गया उसका, आईपीएस हो गया। इंपॉर्टेंट बात यही निकल कर आ रही है कि मैं बार बार अपने विद्यार्थियों के अंदर ये देख रहा हूं कि जो विकट स्थितियों में ठान के बैठ गया कि होगा कैसे नहीं, जी उसका होता है। यहीं आपके यहाँ लखीसराय में डीआरडीओ भी अभी हमारा स्टूडेंट है, नीरज नाम है। तो अभी देखिए कि मैं परसों तरसों बेगूसराय में था, तो बेगूसराय में एक लूट की घटना हो गई थी, तो उसको स्पेशल जांच करने के लिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम डिपार्टमेंट का इंचार्ज है प्रमोद यादव, वो संजोग से मुलाकात हुई। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कहीं जाओ तो लगता है कि अपने हाथ का बोया हुआ बीज वृक्ष बनकर फल फूल रहा है। तो ये तो बहुत ही सुकून देने वाली बात है।